रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। कंप्यूटर मेमोरी हमारी जो होती है, कंप्यूटर मेमोरी का मतलब होता है जिसमें हम कंप्यूटर के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मेमोरी हमारी ह्यूमन ब्रेन होती है, उस ब्रेन के अंदर हमारी सारी बातें हम स्टोर करके रखते हैं, हमें इंफॉर्मेशन सारी हमारे पास होती हैं, इंस्ट्रक्शंस हमारे पास होते हैं। उसी तरह कंप्यूटर मेमोरी भी एक स्टोरेज होता है, स्टोरेज स्पेस होता है कंप्यूटर में, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी डेटा होते हैं और साथ साथ जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इन सबको मेमोरी के अंदर सेव किया जाता है। मेमोरी किस तरह से हम अगर हम विजुअलाइज करें कि मेमोरी होती क्या है, कैसे होती हैं, तो मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल। यानी कि मेमोरी एक सेल की तरह होती है, एक बहुत बड़े पोर्शन को छोटे छोटे सेल में अगर हम डिवाइड करते हैं तो हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है, विच वेरीज फ्रॉम द 0 टू द मेमोरी साइज -1। यानी कि जितना भी मेमोरी है उस मेमोरी से एक साइज़ कम होता है क्योंकि स्टार्टिंग होती है 0 से। तो इस तरह से हमारी कंप्यूटर मेमोरी है। जैसे एग्जांपल कहें तो 64K वर्ड्स, देन द मेमोरी यूनिट 64 × 1024, यानी कि 65536 मेमोरी लोकेशंस हो गए, क्योंकि K का मतलब होता है किलोबाइट, ठीक है। मेमोरी अगर हम कहें तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है मेमोरी की? मेमोरी की सबसे छोटी, हाँ, सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। बिल्कुल ठीक, बिट होती है। उसके बाद क्या आती है? बाइट। उसके बाद आती है बाइट। बाइट के बाद क्या आता है? किलोबाइट, ठीक है। उसके बाद मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद जीबी, हाँ जी, जीबी, टीबी, हाँ जी, टेराबाइट। गीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है, ये तो सबको पता है। अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी का हमारा क्या है कि सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है हमारी बिट, और बिट से हमारा बनता है बाइट, और बाइट से हमारा किलोबाइट जिसको केबी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एमबी यानी कि मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, जीबी, और उसके बाद हमारा टेराबाइट यानी कि टीबी, ये होता है। कितने बिट को मिलाकर अगर हम बाइट कहें तो कितने बिट में एक बाइट बनता है? 8 बिट, यानी कि 8 बिट में अगर हम मिलाएंगे तो एक बाइट बनेगा। और कितने बिट में मतलब कितने बाइट कहेंगे तो हमारा किलोबाइट बनता है? 1024। यस, इसके बाद हमारा सेम है कि 1024 हमारा बाइट मिलाएंगे तो हमारा किलोबाइट बनेगा। और इसी तरह से इसमें अगर हम कहें तो इसका भी यही है, 1024 हमारा केबी अगर हम मिलाएंगे तो 1 MB बनता है, और 1024 अगर हम MB मिलाते हैं तो वो हमारा GB बनता है, और इसी तरह से 1024 अगर हम GB अगर हम मिलाते हैं तो वो हमारा 1 TB बनता है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, मेमोरी हमारा चलता है। तो सबसे छोटी यूनिट हम कहेंगे बिट को, और बिट को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो बिट हमारी कुछ इस तरह से डिफ़ाइन होती है कि हम इसको कुछ ऐसा डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मान लो ये एक हमारा मेमोरी, एक हमने मेमोरी लोकेशन ले ली है, और हम यहाँ से इसको छोटे छोटे सेल में डिवाइड करते हैं। मैं आपको थोड़ा मेमोरी विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ कि मेमोरी को हम किस तरह सोचेंगे, हम देखेंगे कैसे कि मेमोरी होती क्या है और हमारा डेटा स्टोर कैसे होता है। जैसे ये हमारा मेमोरी है और इसमें मैंने इस मेमोरी के पार्ट कर दिए हैं। पार्ट इसलिए करे हैं ताकि ये जो एक एक सेल है, जो एक एक सेल आपको दिख रहा है, इसको मैं एक एक बिट मानती हूँ, ठीक है। बिट मान लो, सबसे वैसे छोटी यूनिट तो बिट होती है, बट हम बाइट ले लेते हैं कि हाँ भाई एक एक बाइट की हो गई। तो बिट या बाइट आप कुछ भी मान सकते हैं इसको। अगर मान लो मैंने एक अपना नाम लिखा है, ठीक है, मेरा नाम है, मैंने नाम लिख दिया। अब ये जो मैंने नाम लिखा है बेसिकली ये एक कैरेक्टर है,
तो इसमें 6 कैरेक्टर्स हो गए। तो एक कैरेक्टर जो होता है वो कितना बाइट लेता है? एक कैरेक्टर हमारा 1 बाइट का स्पेस लेता है। एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। तो यानी कि अगर ये मेरा नाम में अगर 6 कैरेक्टर है तो ये कितने कैरेक्टर लेगा? ये टोटल 6 बाइट का स्पेस लेगा। ठीक है, तो अगर हम इन सेल को एक एक जो सेल है उसको हम बाइट में अगर मानते हैं तो पहला नाम मेरा इधर आ गया, फिर उसके बाद ये इधर आया, फिर इधर आया, देन इधर, उसके बाद नेक्स्ट ये। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो अगर हम एक एक बाइट लेते हैं तो इसने 6 बाइट लिया था तो 6 सेल इसने ले लिए, क्योंकि एक बाइट को हम मतलब एक सेल को हम एक बाइट की तरह यूज़ करते हैं। इसी तरह हर एक मेमोरी का एक एड्रेस होता है। ठीक है, मेमोरी एड्रेस होगा। तो इसमें अगर हम मेमोरी एड्रेस अगर हम कहें तो कौन कौन सा मेमोरी एड्रेस मतलब क्या है कि के हमारा किस में आया है? अगर हम के को मान लो 1 से शुरू करते हैं तो ये नेक्स्ट इसका क्या होगा? 1 होगा, इसका एड्रेस 1 होगा, इसका एड्रेस 1 होगा, इसका एड्रेस 1 होगा। ठीक है, सो ऑन। इसी तरह से हमारा जो है एक एक बाइट का स्पेस ये चलता जाएगा। ठीक है, ये 16 होगा। तो इस तरह से हमारा जो मेमोरी का एड्रेस है, ये तो मैंने 11, 12 ये मैंने आपको एड्रेस जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताया है। बट अगर मेमोरी का एड्रेस देखेंगे तो मेमोरी का एड्रेस एक्चुअली हेक्साडेसिमल में होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में जिसमें नंबर भी होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स भी होते हैं, मिला जुला के उसका जो मेमोरी का एड्रेस बनता है। तो इस तरह से हमारा मेमोरी एड्रेस होता है और हमारा डेटा जो है स्टोर होता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, आई थिंक अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मेमोरी के अंदर कैसे डेटा जाता है। हाँ जी, तो इस तरह से हमारा मेमोरी का चलता है। और मेमोरी लोकेशन यही बोल रहा है कि 0 से लेके 65535 तक अगर हमारा चलता है तो मेमोरी लोकेशन कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिखाया है, तो ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन दे दिया कि 11 के बाद 12 पे जाएगा, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16 पे जाएगा, क्योंकि ये नाम एक साथ है। लेकिन अगर आप कोई नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिया, फिर मैंने प्लस करके मैंने एक और नंबर दे दिया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो मेरे नंबर जा रहे हैं वो कंटिन्यूअस कहीं पे भी जाए। ये कहीं पे भी जा सकते हैं। जहाँ पे मेमोरी को लोकेशन फ्री मिलेगी ना, ये वहाँ पे डेटा को स्टोर कर देगा। ठीक है, ये वहाँ डेटा और इंस्ट्रक्शंस को शो करता है, स्टोर करता है। और ये सारा हमारा मेमोरी मैनेजमेंट करता है। जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है ना, बेसिकली जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का यही काम होता है कि मेमोरी को मैनेज करना, हमारा डेटा कहाँ पे क्या स्टोर होगा, ये उसके काम होते हैं इसको स्टोर करने का। तो ये हम लोकेशन नहीं पता लगा सकते या लोकेशन हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसी लोकेशन पे हमारा डेटा स्टोर होना चाहिए। वो ऑटोमेटिक अपने आप ही जो खाली जगह मिलेगी उसको वहाँ पे वो स्टोर कर देता है। ठीक है, तो मेमोरी के अगर हम कहें तो इस तरह से तो मेमोरी लोकेशन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं मेमोरी के कितने टाइप हैं। यहाँ पे हमने प्राइमरी मेमोरी इज़ द प्राइमरीली और 3 टाइप्स: कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। हाँ जी, हेलो मैम, ये कंसेप्ट दोबारा से समझाओ। देखिए, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, बिट बाइट, किलो बाइट। हेलो, ये वाला समझ में आ गया। ये जो मैंने एक टेबल बना रखी है, टेबल के अंदर जो डेटा स्टोर कर रखा है और ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये समझाना है या यहाँ तक भी समझ में आ गया आपको? हाँ, ये समझना है। देखो, ये जो मैंने टेबल बना रखी है ना, ये बेसिकली एक मेमोरी को मैंने शो कर रखा है कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो मेमोरी कैसे स्टोर होती है और कैसे हम कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को सोच सकते हैं। मतलब अब अगर आपको रैम निकाल के दिखा दिया जाए या हार्ड डिस्क निकाल के दिखा दिया जाए तो हमें उसको देख के समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो हार्डवेयर डिवाइस है। इंटरनल डेटा कैसे स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है, हमें नहीं पता। तो मैं एक तरह से आपको ये एक पिक्चर दिखा रही हूँ कि इसकी तरह हम सोच सकते हैं कि डेटा स्टोर होगा। अगर हम मेमोरी को सोचें तो मेमोरी को हम इस तरह से टेबल फॉर्म में सोच सकते हैं। और इसमें जो एक एक बॉक्स दे रखा है, जो ये एक एक सेल है, उस सेल को हम ऐसे मान रहे हैं कि वो 1 बाइट के बराबर हैं। ठीक है, वो 1 बाइट का स्पेस ले रहे हैं।
तो 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, तो जितने भी इसके अंदर सेल हैं ये टोटल उतनी बाइट का हमारा मेमोरी मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अपना नाम लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा कविता, अब मुझे वो मेमोरी में स्टोर करना है, मुझे अपना नाम स्टोर करना है, तो वो स्टोर कैसे होगा? इसके अंदर टोटल 6 कैरेक्टर है और एक जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट का स्पेस लेता है। तो टोटल हमने ये मान लिया कि ये 6 बाइट का स्पेस ले रहा है, मान के लिया, एक्चुअल में लेता ही 6 बाइट का स्पेस है। तो हमारा बाइट जो है एक सेल के अंदर एक आएगा, क्योंकि ये एक सेल 1 बाइट के बराबर है। तो एक एक हमने डेटा एक एक करके स्टोर कर दिया, तो टोटल 6 सेल इसमें लगे, तो 6 सेल के अंदर हमारा डेटा स्टोर हो गया। अब जो भी इसके अंदर सेल है, सेल के अंदर एक एड्रेस होता है, तो ये जो 11, 12, 13 हमने लिखा है, ये हमने एक इमेजिनरी एड्रेस बना लिया कि इस सेल का ये एड्रेस है। ठीक है, तो हमेशा जो मेमोरी होती है वो हमेशा कंटिन्यूअस मोड में ही होती है। ठीक है, बट जो डेटा स्टोर होता है वो डेटा हमारा डिपेंड करता है कि ज़रूरी नहीं है कंटिन्यूअस मोड में ही हो। जैसे KAVITA, ये तो सारा एक कंटिन्यूअस मोड में हो गया। दूसरा मैं एक डेटा स्टोर कर रही हूँ 34 + 56, ये मैंने मान लो एक इंस्ट्रक्शन दे दी। अब 34 कहाँ स्टोर होगा? अब मान लो इस मेमोरी के अंदर बाकी सारी जगह फुल है, उसमें कुछ ना कुछ डेटा है, तो 34 जहाँ पे भी उसको खाली जगह मिलेगी ना, खाली मेमोरी मिलेगा, वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कंटिन्यूअस कि 34 के बाद ही 56 स्टोर हो, तो 34 यहाँ पे भी हो सकता है, 56 यहाँ पे भी हो सकता है। तो मेमोरी में हमेशा जब भी डेटा स्टोर होता है तो वो कहीं पे भी स्टोर हो सकता है, किसी भी जगह पे स्टोर हो सकता है, बट वो खाली जगह होनी चाहिए। पहले से उसमें अगर डेटा होगा तो वो वहाँ स्टोर नहीं करेगा। और इन सब को मैनेज कौन करता है कि कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? ये मेमोरी मैनेजमेंट होता है, और मेमोरी मैनेजमेंट हमारा करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जॉब होता है जो मेमोरी मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, तो उसका काम होता है मेमोरी को डिसाइड करना कि कहाँ पे कौन सा डेटा किस जगह पे जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया? हेलो, हाँ जी, जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको समझ में आ गया? रिप्लाई करिए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, जब ऑनलाइन होंगे तब फिर हम देख सकते हैं, देख लेंगे अगर क्वेरी होगी तो इस तरह से हमारा मेमोरी मैनेजमेंट होता है। अब मेमोरी के अगर हम टाइप की बात करें तो मेमोरी प्राइमरी 3 टाइप के होते हैं, कैश मेमोरी, प्राइमरी एंड मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसके बारे में किसी को कोई आइडिया, कोई कुछ बता सकता है? मैम प्राइमरी मेमोरी में हमारी जो रैम होती है वो आती है शायद, और मैम सेकेंडरी में जो हार्ड डिस्क में हम स्टोर करते हैं अपना डेटा वो रहता है। प्राइमरी मेमोरी में बेसिकली थोड़ा टाइम के लिए डेटा सेव रहता है, और सेकेंडरी में लार्ज टाइम तक सेव रहता है। बिल्कुल ठीक। सेकेंडरी मेमोरी रोम होती है, और प्राइमरी रैम, जैसे फ़ोन की मेमोरी होती है रैम एंड रोम। ठीक है, चलिए इसमें मैं थोड़ा सा, हाँ बताइए। कैश मेमोरी जो भी हम करंटली यूज़ करते हैं वो मेमोरी होती है। देखिए इनमें ना बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी कैसे होती है। जैसे आप लोगों ने बताया काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी अभी भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, वो मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। हमारा सिस्टम का जो आर्किटेक्चर होता है वो क्या होता है कि ये हमारा CPU है। ठीक है, ये हमारा CPU है, जो CPU हमारा क्या करता है, हमारा प्रोसेस करता है, सारा काम ये करेगा। अब CPU को हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो पहुंचाता है, यानी कि CPU के साथ जो काम करता है, वो कौन सी मेमोरी होती है? वो होती है हमारी कैश मेमोरी। अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जस्ट CPU के पास में वो होती है हमारी कैश मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी का काम हमेशा CPU तक डेटा को पहुँचाने का होता है।
इसके बाद जो मेमोरी काम करती है वो हमारी कौन सी काम करती है? इसके बाद हमारी प्राइमरी मेमोरी काम करती है। इसके बाद कहें तो ये हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी होती है। और इसके बाद जो हमारी मेमोरी काम करती है वो हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ये होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है इसको किस टाइप की मेमोरी बोला जाता है? ये परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, पहले आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। सेकेंडरी मेमोरी हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, जैसे कि हमने कोई जो भी हमने डेटा सिस्टम के अंदर सेव किया हुआ है, जो सेव है, ठीक है, वो हमेशा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाता है और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही हमेशा स्टोर होता है। और तो वो हमेशा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर नहीं रहता जो हम सेव करते हैं। एक सेकंड, पहले मैं ड्रॉ कर लूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया, सीपीयू है, उसके बाद कैश मेमोरी है, फिर प्राइमरी मेमोरी है, फिर सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमेशा वो डेटा स्टोर होता है जो हमारा सेव है, जितनी भी हमने फाइलें सेव कर रखी है, पिक्चर सेव कर रखे, सॉन्ग सेव कर रखे हैं, वो सब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होती है। लेकिन जब भी हम उस इमेज, उस पिक्चर पे काम करना शुरू करते हैं, या हम सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, या हम फाइल ओपन कर रहे हैं, यानी कि जब वो काम वर्किंग मोड में आता है, तो वर्किंग मोड में हमेशा वो फाइल जो है प्राइमरी मेमोरी में आ जाती है। वो सेकेंडरी से उठेगी, प्राइमरी में आ जाएगी। ठीक है, प्राइमरी में आती है और फिर हम उस पर काम करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमारा रैम होता है, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी कि रैम एंड रोम किस में आते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमारा रैम एंड रोम दोनों ही आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कौन कौन से आते हैं, चलिए मैं साथ के साथ एग्जांपल भी लिख देती हूँ। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो एग्जांपल इसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क आती है, HDD हो गई, ठीक है, पेन ड्राइव हो गई, कोई भी CD है, DVD है, ठीक है, ये सारे आपके क्या होते हैं, आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो होते हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। अब जैसे कि आपने फ़ोन का कंटेक्स्ट बताया था कि फ़ोन में रैम रोम दोनों होते हैं, रैम को आप प्राइमरी कह रहे हो, रोम को आप सेकेंडरी कह रहे हो। देखो, फ़ोन में जो मेमोरी है वो उसी तरह से होती है, बट अगर हम सिस्टम की मेमोरी की बात करें तो रैम एंड रोम दोनों ही प्राइमरी मेमोरी में आती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होती है उसकी फुल फॉर्म होती है, क्या होती है रोम की फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, हाँ जी। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी का मतलब? देखिए, दोनों में बड़ा ना बहुत छोटा सा डिफरेंस है, आप ध्यान से समझिएगा। जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। जब हमारी कोई भी फाइल, जब आप उस पर काम कर रहे हो, यानी कि सिस्टम पे जब हमारी कोई भी फाइल जब ओपन हो रही होती है ना, तो वो हमेशा रैम के अंदर आती है। ठीक है, हमेशा रैम के अंदर ओपन होती है। इस वजह से रैम को बोला जाता है कि रैम आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो, जो स्क्रीन आपकी ओपन है, जो भी आप ब्राउज़र चला रहे हैं, जितना भी काम आपका ऑन स्क्रीन हो रहा है, वो सारा रैम के अंदर होता है, वो रैम के अंदर ओपन होता है। इसलिए रैम का साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतना वर्किंग में आपका ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो, अदरवाइज़ वरना वो हैंग होने लग जाती है। अब रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी कौन सी होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है बेसिकली जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं ना, जैसे हमारा सिस्टम अभी स्विच ऑफ है, ठीक है, आपने सिस्टम को स्टार्ट करा, अब स्टार्ट करते हुए जो डेस्कटॉप आने तक और सिस्टम के स्टार्ट बटन प्रेस करने
से लेके डेस्कटॉप के आने के बीच में जो प्रोसेस होता है, जिसमें विंडोज़ लिखा हुआ आता है, कुछ फाइलें लोड हो रही होती है, कुछ ओपन हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, उसको उस प्रोसेस को बेसिकली बोला जाता है बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, बूटिंग। ये बूटिंग का मतलब क्या होता है कि उस बूटिंग के अंदर सारी चीज़ें लिखी होती है, मतलब वो एक फ़ाइल होती है बेसिकली जिसके अंदर लिखी होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोड हो रहा है, कौन सी फाइलें हमारी कहाँ जाके सेटअप हो जाएंगी ताकि हमारा बाद में वर्किंग स्मूथ हो जाएगा। जो बूटिंग का प्रोसेस है वो बूटिंग प्रोसेस लिखा जाता है बायोस में। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो बायोस सेटिंग होती है वो सारी बायोस सेटिंग आपकी रोम के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, बायोस सेटिंग रोम के अंदर होती है। हम सिस्टम के अंदर अगर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम की बायोस सेटिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। ये कंपनी चेंज कर सकती है बट वो डिपेंड करती है अलग अलग टाइप की बायोस, यानी कि रीड ओनली मेमोरी पे डिपेंड करती है। जो रोम होते हैं, रोम के भी अलग अलग टाइप आते हैं। ईपी रोम होता है, पी रोम होता है, EEP रोम होता है। कुछ होते हैं रोम का मतलब रीड ओनली, जैसे नाम से ही पता चल रहा है सिर्फ आप रीड कर सकते हो बट उसके अंदर राइट नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हम रीड कर पा रहे हैं वो सारा, या जैसे बायोस सेटिंग को सिर्फ हम रीड करते हैं, उसके अंदर हम कुछ लिख नहीं पाते, तो वो सारी मेमोरी जो है वो रीड ओनली मेमोरी के अंदर रहती है। ठीक है, तो रोम का हमारा डायरेक्टली काम नहीं होता है, बट रोम हमारे सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, बूट करने के लिए जो भी फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए वो सारी रोम के अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, रैम एंड रोम में डिफरेंस समझ आया आप सबको? क्लियर है ना? पक्का? यस मैम। हाँ हाँ बिल्कुल। अब हम प्राइमरी और हमने सेकेंडरी को देखा। अब कैश मेमोरी क्या होता है कि जैसे प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने कोई फ़ाइल ओपन करी है। अब जैसे मेरी यहाँ पे 3-4 फाइलें ओपन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेंट भी ओपन कर रखा है, एक मैंने OBS स्टूडियो कर रखा है, एक मेरा ब्राउज़र ओपन है, बट अभी मैं करंटली किस पे काम कर रही हूँ? अभी मैं करंटली पेंट पे काम कर रही हूँ। तो जब भी हम जिस करंट पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं वो डेटा हमारा कैश में आता है। ठीक है, कैश मेमोरी में आता है। और कैश मेमोरी क्या करता है, उसको डायरेक्टली CPU के पास दे देता है, CPU को देता है, CPU उसको प्रोसेस करता है, वापस कैश में देता है। एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसका थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूं तो समझ लीजिए कि मुझे मेरे पास 15 फाइलें हैं, जिस 15 फाइलों पे मुझे काम करना है, बट एक साथ तो मैं 15 की 15 फाइलों पे काम नहीं कर सकती। एट अ टाइम मैं सिर्फ एक ही फ़ाइल पे काम करूँगी। तो जो 15 फाइलें मुझे काम करनी है उसको मैंने प्राइमरी मेमोरी में रख लिया। ठीक है, लेकिन जिस एक फ़ाइल पे मुझे काम करनी है वो, मान लो मैंने अपना एक असिस्टेंट रख लिया, उस असिस्टेंट को बोला जो फाइल पे मुझे काम करना है वो फ़ाइल मुझे ला के देते रहो। ठीक है, साथ में बस मुझे देते रहो, इस फाइल पे काम करना है, इस फाइल पे काम करना है। तो वो एक तरह से कैश मेमोरी का काम होता है। कैश मेमोरी जिस फाइल पे मैं काम करूँगी करंट फाइल मुझे उठा के देगा। और CPU कौन है? CPU एक तरह से मैं हो गई जो काम कर रहा है। ठीक है, तो CPU इतना फास्ट इसलिए काम करता है क्योंकि जस्ट वो जिस डेटा पे काम कर रहा होता है वो डेटा उसको कैश प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जब भी जो फाइल ओपन होती है वो सेकेंडरी से प्राइमरी में आती है, प्राइमरी से कैश के पास आती है, कैश से वो CPU के पास जाती है, CPU उसको वापस प्रोसेस करके कैश में देता है, कैश उसे फिर प्राइमरी में देता है और प्राइमरी से वो वापस सेकेंडरी में जाती है। ये प्रोसेस होता है बेसिकली। ठीक है, इतना प्रोसेस समझ में आ गया सबको? हाँ जी। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि इसमें, ये तो मैंने वर्किंग बताया कि वर्किंग कैसे हो गई। अब मैं कुछ प्राइस एंड कॉस्ट की बात करती हूँ। अगर हम प्राइस एंड कॉस्ट की बात करें तो कैश मेमोरी सबसे छोटी मेमोरी होती है, यानी कि हमें साइज़ बहुत थोड़ा मिलता है, लेकिन ये कैश मेमोरी कॉस्ट बहुत होती है। यानी कि जितना ज़्यादा हम इस तरफ जाते हैं, जितना ज़्यादा हम इस तरफ जाते हैं उतना ज़्यादा हमारा क्या हो जाता है, डेटा हमारा ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, यानी कि मेमोरी हमारी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। ठीक है, मेमोरी हमारी कॉस्टली हो जाती है और मेमोरी भी क्या होती है, लेस मेमोरी हो जाती है, यानी कि हमें बहुत कम मेमोरी मिलती है जितना हम सेकेंडरी से कम की तरफ जाते हैं। अब सेकेंडरी का आप समझ लो, अगर आप 1 TB हार्ड डिस्क खरीदने जाते हो तो वो सस्ती मिल जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं है।
ठीक है, कुछ हंड्रेड्स में मिल जाती है, 400-500 इस तरह की रेंज में मिल जाती है। अब महंगा हो गया होगा, वो बात अलग है, वो बजट की वजह से। बट अगर हम कैश की बात करें तो कैश उतने ही पैसे में सिर्फ कुछ MB इसकी मिलेगी, KB या MB में मिलेगी। तो जितना ज़्यादा हम मेमोरी इधर आते हैं, सेकेंडरी से ज़्यादा महंगी प्राइमरी होती है, प्राइमरी से महंगी कैश मेमोरी होती है, ठीक है। उसी तरह हम कैश मेमोरी से प्राइमरी में जाते हैं तो हमें मेमोरी ज़्यादा मिलती है, सेकेंडरी का साइज़ बड़ा होता है। जैसे मैंने ब्लॉक भी बना रखा है, ब्लॉक में इसलिए मैंने छोटा बड़ा बड़ा करके इसलिए बनाया है कि वो मेमोरी का साइज़ ही दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जितना सेकेंडरी मेमोरी पे जाओगे उतनी ज़्यादा हमें मेमोरी ज़्यादा मिलेगी और सस्ती मिलेगी, लेकिन वो उतनी ही स्लो होती है। यहाँ पे हम एक चीज़ कह सकते हैं कि ये कॉस्टली होती है, लेस मेमोरी होती है, लेकिन जितना ज़्यादा आप इधर आते हैं ना उतनी ज़्यादा मेमोरी क्या होती है, फास्ट हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है। और जस्ट इसका रिवर्स, इन तीनों का रिवर्स कर लो जब आप इधर की साइड जाते हो, सेकेंडरी मेमोरी की तरफ जाते हो। जब आप एरो को उल्टा कर दोगे तो इन तीनों चीज़ों को उल्टा कर देना कि वो सस्ती भी होती है, मेमोरी भी ज़्यादा होती है और स्लो मेमोरी हो जाती है। जितनी सेकेंडरी मेमोरी होगी वो ज़्यादा स्लो होगी, कैश मेमोरी उतनी ही फास्ट होगी, ठीक है। क्लियर है अब सारी चीज़ें आपको? यस मैम। अभी तक कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए, तो अब थोड़ा इस थ्योरी पे समझ लेते हैं। डायग्राम से तो मैंने आपको समझा दिया है। तो कैश मेमोरी इज़ अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इट स्पीड अप द CPU, देखो CPU को स्पीड अप करता है और बफर बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी, यानी कि मेन और CPU के बीच में कहीं काम करता है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया। और इट इज़ यूज टू होल्ड द पार्ट ऑफ द डेटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द CPU, यानी कि CPU जिस चीज़ पे काम करेगा वो सारा डेटा हमारा कैश के पास रहेगा। और ट्रांसफ़र फ्रॉम द डिस्क टू कैश मेमोरी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये डेटा ट्रांसफ़र जो मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी में आता है, प्राइमरी से कैश में आता है, ये सारा ट्रांसफ़र का काम कौन करता है? सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है, OS का काम होता है। जैसे ये है, ये CPU है, इधर ही कहीं आसपास इसका कैश मेमोरी भी होगा, इधर ही। और ये मदरबोर्ड दिखा रखा है, इस मदरबोर्ड में सर्किट्स हैं जिसके थ्रू से हमारा डेटा जो है ट्रांसफ़र होता है। एडवांटेज क्या है? फास्ट होता है, ठीक है, लेस एक्सेस टाइम, यानी कि बहुत कम टाइम पे ये काम करता है। स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन एग्जीक्यूट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत छोटे से टाइम में, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में काम करता है और टेम्परेरी यूज़ होता है। बस डिसएडवांटेज क्या है कि लिमिटेड कैपेसिटी होती है, यानी कि आप कैश मेमोरी को MB से अगर आप GB में कन्वर्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत महंगी होती है ये कुछ MBs में ही आती है अभी, पहले तो KBs में आती थी, अब फिर भी MBs में आने लग गई है कैश मेमोरी। फिर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी में हमारा रैम होता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली द डेटा इन इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज़ करंटली वर्किंग। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, इसकी भी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। और इस लॉस द डेटा व्हेन पावर इज स्विच ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर, यानी कि रैम के अंदर, बेसिकली रोम के अंदर नहीं, रैम के अंदर अगर लाइट चली गई तो इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो सारा हमारा हट जाता है, डिलीट हो जाता है उसमें से, इसमें डेटा स्टोर नहीं रहता है। और मेमोरी आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर, और रजिस्टर से फास्ट नहीं होती है। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं ये अभी नहीं समझाऊंगी वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी, फिर कभी मुझसे पूछना तो मैं बताऊंगी। एंड डेटा इन इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी द प्रोसेस डिसाइड द मेन मेमोरी। और रैम के भी, रैम यानी कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रैम और रोम में, जो प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेन मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं रैम को, इसको मेन मेमोरी कहा जाता है, इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो ख़त्म होने वाली या नष्ट हो जाने वाली होती है। डेटा इज़ लॉस इन केस ऑफ द पावर इज स्विच ऑफ। और वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होती है जहाँ से हम काम कर रहे हैं, फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी से, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। एंड कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी, और बिना प्राइमरी मेमोरी के सिस्टम रन नहीं कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी पे आ जाते हैं।
तो सेकेंडरी मेमोरी में जैसे हमारा हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब इस हार्ड डिस्क को देख के आपको मेमोरी विजुअलाइज नहीं हो रही होगी कि कैसे इसके अंदर डेटा स्टोर होता है, बट डेटा जैसे मैंने टेबल फॉर्म अभी आपको बताई थी, उसी छोटे छोटे चंक्स में हमारा डेटा स्टोर होता है इनसाइड इसके अंदर जो मेमोरीज होती हैं, ठीक है। तो हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल मेमोरी को आप नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहेंगे, जो नष्ट नहीं होती है, ये स्लोअर होती है, बहुत धीरे धीरे काम करती है देन मेन मेमोरी, और स्टोर द डेटा इन इंफॉर्मेशन परमानेंटली, बट ये डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। CPU डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दिस मेमोरी, यानी कि CPU इसको डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस नहीं करता, CPU डायरेक्टली सिर्फ कैश मेमोरी को एक्सेस करता है। और ये बाकी इनपुट रूटीन से, यानी कि तब हमारा डेटा स्टोर होता है, ट्रांसफ़र होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू से हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। और इसके और एग्जांपल है CD-ROM हो गया, DVD है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी थी पहले की, तो ये सारी आपकी सेकेंडरी के अंदर आती है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती हैं, वो भी आपकी सेकेंडरी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैग्नेटिक होती हैं ये, या ऑप्टिकल मेमोरी होती हैं, और ये ज़्यादातर बैकअप मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है, इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। डेटा इसके अंदर परमानेंट होता है इफ़ पावर इज स्विच ऑफ, अगर पावर स्विच ऑफ भी हो गई तो डेटा नहीं जाता है। इट यूज टू स्टोर द डेटा इन कंप्यूटर, और कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी, और बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी कंप्यूटर रन हो सकती है। एंड स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी, जैसे मैंने बताया था कि ये सबसे ज़्यादा स्लो होती है। ये दोबारा से रैम हो गया, हाँ जी। अब रैम के टाइप हैं कि अगर हम रैम की बात करें तो रैम के भी दो टाइप होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका स्टैटिक रैम, दूसरा होता है डायनेमिक रैम। अब स्टैटिक और डायनेमिक दोनों में क्या डिफरेंस है? द वर्ड स्टैटिक का मतलब मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज द पावर इज़ बीइंग सप्लाइड, यानी कि जब तक इसके अंदर पावर सप्लाई होती रहेगी तब तक इसके अंदर डेटा स्टोर रहेगा। डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन द पावर गेट डाउन टू वॉलेटाइल नेचर। SRAM चिप्स यूज़ अ मैट्रिक्स ऑफ द 6 ट्रांजिस्टर एंड नो कैपेसिटर। अब टेक्निकल वर्ड्स आ गए हैं, इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स नहीं होते हैं, तो इस वजह से इसको पावर चाहिए होता है, और पावर के थ्रू से ये डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। मोर चिप दैन द DRAM। अब DRAM का मतलब क्या है, DRAM से क्या डिफरेंस है? पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, रिफ़्रेश की ज़रूरत नहीं होती। अब रिफ़्रेश क्या होता है वो DRAM में देखेंगे। फास्टर होती है, यूज्ड एज कैश मेमोरी, यानी कि कैश मेमोरी की तरह यूज़ हो सकती है। लार्ज साइज़ होता है, एक्सपेंसिव होती है, एंड हाई पावर कंजम्पशन, क्योंकि हाई पावर कंजम्पशन यानी कि पावर रहेगी तो डेटा रहेगा, इसलिए। अब DRAM का मतलब क्या होता है? DRAM को ना कंटिन्यूस रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, रिफ़्रेश इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेटा, यानी कि डेटा मेंटेन करने के लिए इसको हमेशा रिफ़्रेश चाहिए, रिफ़्रेशर चाहिए। तो दिस इज़ डन बाय प्लेसिंग द मेमोरी ऑन अ रिफ़्रेश सर्किट। तो इसलिए DRAM को रिफ़्रेश सर्किट में दिया जाता है, और ये हमेशा डेटा को क्या करता है, रीराइट करता है। डेटा स्टोर तब तक रहेगा जब तक वो रिफ़्रेश होती रहेगी, अगर रिफ़्रेश नहीं हुई तो डेटा लॉस हो जाता है इसमें। DRAM इज़ यूज फॉर द मोस्ट सिस्टम मेमोरी एज इट चीप एंड स्मॉल, और DRAM आर मेड अप ऑफ द मेमोरी सेल, यानी कि मेमोरी सेल से बने होते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर कैपेसिटर होता है, ठीक है। SRAM के अंदर कैपेसिटर नहीं था, ट्रांजिस्टर था, तो इसके अंदर एक कैपेसिटर है और एक ट्रांजिस्टर है, दोनों से मिलके ये बनता है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो शॉर्ट डेटा टाइम, लाइफ टाइम, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए स्टोर करता है। नीड टू बी रिफ़्रेश कंटिन्यूसली, रिफ़्रेश चाहिए इसको कंटिन्यूसली। स्लोअर है SRAM के मुकाबले, यूज्ड एज रैम, और जो डायनेमिक रैम होती है वही हम रैम्स यूज़ करते हैं सिस्टम में। साइज़ में कम होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है, और लेस पावर कंजम्पशन करती है, ठीक है। अब ये देखिए, अब आते हैं हम रोम पे। रोम का मतलब क्या है? अच्छा, इतना सबको क्लियर है? सभी थोड़ा बीच बीच में रिप्लाई करते रहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग गायब हो गए। यस मैम। हाँ,
किसी में कोई कंफ्यूजन अभी तक? यस मैम। चलिए ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रोम की। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी होती है द मेमोरी विच फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट, यानी कि हम इसमें रीड कर सकते हैं बट इसमें हम राइट नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल। देखो नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि लाइट जाने पर इसमें डेटा ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाता है। तो रोम के अंदर जो लिखा गया वो लिखा रहता है, परमानेंट होता है। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सच मेमोरीज डूइंग द मैन्युफैक्चर यानी कि जब ये बनाया जाता है ना, जब कंपनी बनाती है तभी इसके अंदर क्या होता है, ये परमानेंट इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। इसलिए जब भी हम सिस्टम या लैपटॉप जब हम ख़रीद के लाते हैं तो पहले से बायोस सेटिंग इसके अंदर होती है। अ रोम स्टोर द इंस्ट्रक्शन दैट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, यानी कि जब हम सिस्टम स्टार्ट करेंगे कैसे होगा, किस तरीके से हो गया, क्या इंस्ट्रक्शंस होती है, वो सारी इसके अंदर होती है। ऑपरेशन रेफर्स टू एज अ बूट स्टेप, इसको बूट स्टेप बोला जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि बूटिंग प्रोसेस इसके अंदर होता है। जब सिस्टम स्टार्ट होता है उसको बूटिंग बोला जाता है। तो बूटिंग का सारा जो इंस्ट्रक्शंस है वो सब रोम के अंदर होती है। रोम चिप्स आर नॉट ओनली यूज्ड इन कंप्यूटर बट ऑल्सो द इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव अवन। अब जैसे वॉशिंग मशीन है, अवन है, इसमें भी क्या होता है, ये भी एक तरह से स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी सारे इंस्ट्रक्शन पहले से प्री सेट होती हैं। तो प्री सेट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसके अंदर भी हमारी रोम यूज़ होती है। अब वेरियस इसके अंदर रोम आते हैं, जैसे एम रोम है। फर्स्ट रोम हार्ड वायर्ड डिवाइस कंटेन द प्री प्रोग्राम सेट डेटा और इंस्ट्रक्शन, मतलब पहले से प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, पहले से इसके अंदर लिखा हुआ होता है, और विच आर इनएक्सपेंसिव। ठीक है। अब रोम के अलग अलग टाइप हैं, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। पी रोम जैसे नाम लिखा है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि इस तरह के रोम में आप ओनली वंस बाय यूज़र, यानी कि एक बार आप इसके अंदर सिर्फ मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि एक बार आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ही लिखी जाती है, और मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर देनी होती है। ई पी रोम एंटर द डिज़ायर कंटेंट यूजिंग द पी रोम प्रोग्राम इनसाइड द पी रोम चिप, स्मॉल फ्यूज़ एंड बर्न ओपन ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जब भी इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं तो उसको बर्निंग प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो जो नॉन इरेजेबल होती है, इसलिए इसको दोबारा से आप इरेज करके नया प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं, जो पी रोम होते हैं। इसलिए उसके बाद नेक्स्ट ई पी रोम आए। ई पी रोम का मतलब इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें अगर एक बार प्रोग्राम लिखा गया है तो वो अल्ट्रा वायलेट लाइट के मतलब थ्रू से जो है इरेज किया जा सकता है। अल्ट्रा वायलेट लाइट से दोबारा से इरेज किया जाता है, और इरेज करके इसमें दोबारा से आप जो है प्रोग्राम लिख सकते हैं। बट ये हम नहीं कर सकते, ये कंपनी के थ्रू से ही होता है, ये कंपनी ही मैन्युफैक्चर के टाइम पे आपको इसमें करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है डबल ई पी रोम, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। डबल ई पी रोम प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। अब इसको इलेक्ट्रिकली आप कर सकते हैं, एक तो अल्ट्रा वायलेट है, एक इलेक्ट्रिकली है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसको जैसे मान लो अभी मुझे अपना बायो सेटिंग चेंज कराना है, तो मेरा अगर डबल ई पी रोम लगा हुआ है तो मैं इसको कंपनी मतलब नेटवर्क के थ्रू से इसको इरेज करके उसमें से लिख सकती है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें सर्विस सेंटर जाके ही उसको चेंज कराना ज़रूरी है। इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड, कर सकते हो 10,000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स आप कर सकते हो, तो कैपेसिटी बढ़ गई। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक द 4 to 10 मिली सेकेंड्स, बस बहुत कम टाइम में ये इरेज कर देता है। एनी लोकेशन कैन बी सिलेक्टिव इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड। डबल ई पी रोम कैन बी इरेज्ड 1 बाइट एट अ टाइम, तो ये फास्ट मतलब इरेज भी जल्दी करता है, 1 बाइट एट अ टाइम करता है। और इरेजिंग द एंटायर चिप, द प्रोसेस ऑफ रीप्रोग्रामिंग इज़ फ्लेक्सिबल बट स्लो, यानी कि फ्लेक्सिबल है
बट स्लो है, स्लो मतलब लेकिन फिर भी हमारे अकॉर्डिंग ही फास्ट ही करता है, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है, नॉन वॉलेटाइल होते हैं नेचर में, कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें रीड ओनली होती है। चीपर देन रैम, रैम से चीपर होते हैं। ईजी टू टेस्ट, मोर रिलायबल देन रैम। स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, किसी तरह की रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती है। कंटेंट आर ऑलवेज नोन एंड कैन बी वेरीफाइड, और कंटेंट पता होते हैं क्योंकि एक बार लिखे हुए हैं तो जो भी कंटेंट इसमें है वेरीफाइड होते हैं, मैन्युफैक्चर टाइम पे ही होते हैं, तो इसमें बाकी और कुछ एक्सीडेंटली यूज़र के थ्रू से या किसी और के थ्रू से इसमें चेंजेस हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमने रैम, रोम एंड मेमोरी सारा अच्छे से समझ लिया। सबको समझ में आ गया है? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट, यस मैम। कुछ पूछना हो? कोई कुछ पूछना चाहता है? ओके, ठीक है, चलिए तो